अंडरग्राउंड डायमंड हाउस। जौनपुर नाम के एक शहर में हीराचंद नाम का एक हीरो का व्यापारी रहता है। हीराचंद की शहर में एक दुकान थी जहां पर वो हीरे के आभूषण बेचा करता था। हीराचंद बहुत ही लालची इंसान था। उसी के बाजू में मोहनलाल की एक दुकान थी जिस पर हीराचंद बहुत जलता था। एक दिन हीराचंद खबरों में देखता है कि मशहूर रंगा नाम का चोर जेल से भाग चुका है और उससे सावधान रहना है। इस खबर को देखकर हीराचंद के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रंगा को ढूंढता है और उसे कहता है, सुनो रंगा, तुम सोने और हीरो की चोरी करते जाओ और मेरे पास लाते जाओ। मैं उसे बेचता जाऊंगा और आए हुए मुनाफे में दोनों आधा आधा बांटते जाएंगे। अरे वाह हीराचंद जी, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। तो बोलिए हीराचंद जी, शुरुआत कहाँ से करूँ? तुम्हारी दुकान से ही करता हूँ। बड़ा मजाक करने लगा है तू तो। तुझे डाका ही डालना है तो मेरे दुकान पर क्यों, मेरे बाजू वाले की दुकान पर डालना। वो देख, साफ कर दे उसकी पूरी दुकान। बाप रे, वो तो ठीक है, लेकिन उसकी दुकान इतनी बड़ी है कि चोरी का सारा माल हम रखेंगे कहाँ? तू उसकी चिंता मत कर, मेरे पास इसका उपाय है। मैंने अपने ही घर के अंडरग्राउंड में डायमंड की शेप का हाउस बनाया है। तू सीधा चोरी किया हुआ माल उस अंडरग्राउंड डायमंड हाउस में रखते जा और फिर जरूरत के हिसाब से मैं माल को निकाल कर उसे बेचते जाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है, आपने तो पूरी अरेंजमेंट ही करके रख दी। चलो ठीक है, आज ही मैं मोहनलाल की दुकान लूटता हूँ और सारा माल अंडरग्राउंड डायमंड हाउस में जाकर रख देता हूँ। उसी रात को रंगा मोहनलाल की पूरी दुकान को लूटता है और सारा माल जाकर हीराचंद के अंडरग्राउंड डायमंड हाउस में रख देता है। थोड़ी देर के बाद हीराचंद वहां आता है और मोहनलाल का सारा माल देखकर वो बड़ा खुश होता है। इस तरह से हीराचंद धीरे धीरे चोरी किया हुआ सारा माल अपनी दुकान में लेकर जाता और उसे बेचते जाता है और होने वाला मुनाफा दोनों बांटने लगते हैं। इस तरह से रंगा धीरे धीरे शहर की सारी हीरो की दुकानें लूटने लगा और सारा माल हीराचंद की अंडरग्राउंड डायमंड हाउस में जाकर छुपाने लगा। वो पुलिस के कभी हाथों में भी नहीं आता था, जिस वजह से पुलिस बहुत परेशान रहती थी कि चोरी आखिर कौन कर रहा है। पुलिस उसे ढूंढती ही रहती थी लेकिन वो मिलता ही नहीं था। फिर एक बार मोहनलाल हीराचंद की दुकान पर कुछ सामान खरीदने जाता है और वो देखता है कि कुछ हीरो के जेवरात उसी के दुकान के जैसे वहां पर थे। वो मन में सोचता है, अरे ये गहने तो मेरी दुकान के जैसे ही है और वो हीरे भी। तभी हीराचंद वहां पर आता है और मोहनलाल को देखकर कहता है, अरे कैसे हो मोहनलाल, इधर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं हीराचंद जी, कुछ जेवर खरीदने थे, सोचा आपके पास ही आकर देख लूं। मोहनलाल हीराचंद से धीरे धीरे हीरे के सारे जेवरात के काफी सारे डिजाइन देख लेता है और पुलिस के पास जाकर बताता है। वो कहता है, साहब, आज मैं जब हीराचंद की दुकान पर कुछ जेवर खरीदने गया तो मैंने देखा कि मेरे ही दुकान के कुछ जेवर के डिजाइन उसके पास भी है। अरे तो क्या हुआ मोहनलाल जी, डिजाइन तो कोई भी रख सकता है ना, खाली आप ही तो नहीं रख सकते। हाँ, डिजाइन रख सकते हैं, लेकिन अगर सारा का सारा जेवर ही है तो? क्या क्या कहा आपने? ये कैसे हो सकता है? जरूर दाल में कुछ काला है। मोहनलाल की बातें सुनकर पुलिस भी हीराचंद पर नजर रखते हैं। वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, किससे मिलता है, सारी बातों की खबर पुलिस रखते हैं। तभी कुछ ही दिनों में एक और हीरो की दुकान में चोरी होती है, लेकिन पुलिस उस चोर के पीछे जाने के बजाय हीराचंद के घर के पास आकर छुप कर रहती है। तभी पुलिस देखते हैं कि रंगा सारा माल चुरा कर एक अंडरग्राउंड डायमंड हाउस में जा रहा है। पुलिस भी उसके पीछे जाती है और देखते ही कि वहां पर हीराचंद पहले से ही मौजूद है। पुलिस कहती है, अच्छा, तो चोर आखिर पकड़ में ही आ गया। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर हीराचंद और मिस्टर रंगा। ऐसा कहकर पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और हीराचंद के अंडरग्राउंड डायमंड हाउस को सील कर देती है। फ्लाइंग कार। कृष्णापुरम नाम के गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक कार थी। उसमें वो ग्राहकों को घुमाता था और उन आए हुए पैसों से अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन वो आए हुए पैसों से असंतुष्ट था। एक दिन सुरेश, आओ भाई आओ, गाड़ी शहर जा रही है, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। अरे भाई, मुझे शहर जाना है, कितने पैसे लोगे? सिर्फ 100 रुपए। ठीक है।
आदमी कार में बैठ जाता है। इतने में गूंगा और बहरा आदमी उधर आता है और इशारे करते हुए पूछता है, हाँ भाई, कहाँ जाना है? ये कार शहर जा रही है। वो गूंगा और बहरा आदमी इशारे कर रहा था। सुरेश उन इशारों को समझ नहीं पाता। अरे, इसको मुझे ही मिलना था क्या? क्या यार, ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा इसके साथ क्या करूं। एक काम करता हूं, इसको गाड़ी में बैठा लेता हूं और शहर जाकर छोड़ दूंगा, फिर ये जाने और इसका काम जाने। बाद में एक मोटा आदमी वहां आता है। देखो भाई, कार में एक ही आदमी की सीट है, एक आदमी को 2 सीटें नहीं दे सकता मैं। क्यों? मैं मोटा हूं तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? डिग्गी खाली है भाई साहब, डिग्गी में जाके बैठ जाओ। जाओ। ठीक है, मैं डिग्गी में बैठता हूँ। वो आदमी जाकर डिग्गी में बैठ जाता है। उसके बाद बहुत सारे ग्राहक आते हैं। सुरेश को क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो पास में खड़ी हुई कूड़े की गाड़ी को खींचकर अपनी कार के पीछे बांध देता है और आए हुए ग्राहकों को उसमें चढ़ा लेता है और उन सबसे पैसे वसूल करता है। अरे भाई, अब तक तो हम शहर भी नहीं पहुंचे, तुम पैसे क्यों वसूल कर रहे हो? कुछ नहीं सर, वो मुझे डीजल डलवाना है ना, इसलिए। ये कहकर वो सबसे पैसे ले लेता है और डीजल डलवा लेता है और शहर की ओर निकलता है। कार जैसे ही जंगल के सामने से गुजर रही थी, अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। एकदम से लोग कार से उतरकर गाड़ी के पंचर को देखते हैं। क्यों भाई, कार का तो टायर ही पंचर हो गया है। क्या तुम्हारे पास स्टेफनी है क्या? जी नहीं है सर। क्या? तो अब हम कैसे जाएंगे? एक काम करो, हमारे पैसे वापस करो, हम हमारे रास्ते हो लेंगे। भाई साहब, मेरे पास तो एक चवन्नी भी नहीं है। आपके दिए हुए पैसों से तो मैंने डीजल डलवा लिया ना। अगर आपको मेरे ही साथ जाना है तो मेरा थोड़ा इंतजार कर लो, मैं पास के ही गांव में जाता हूं और इस गाड़ी का पंचर लगवा के आता हूं। ये कहकर सुरेश टायर का पंचर लगवाने के लिए पास के गांव जाता है। बहुत देर तक सुरेश वापस नहीं आता। इतने में सारे पैसेंजर्स अलग अलग गाड़ियों से वहां से जा चुके थे। जब सुरेश वापस आता है तो वहां पे कोई नहीं था। सुरेश को क्या करूं समझ में नहीं आता। उस जंगल में उसे दूर एक मंदिर दिखाई देता है। सुरेश वहां जाता है। सुरेश को वहां एक स्वामी जी दिखाई देते हैं। सुरेश उनके पास जाता है। स्वामी जी, मेरे कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं ऐसे कब तक परेशान और दुखी रहूंगा? मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई वरदान दीजिए। सुख और दुख तो हमारी सोच से होते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। स्वामी जी, मेरी कार को उड़ने वाला हवाई जहाज जैसा बना दीजिए। मैं कोई भगवान नहीं हूं। तो तुम क्यों इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी छोड़कर यहाँ बैठे हो? तुम्हें कुछ नहीं आता। जो भी पूछूं कहते हो भगवान से पूछो, भगवान से पूछो। अरे भैया, भगवान से ही पूछना है तो मैं भगवान से डायरेक्ट ही जाके मांग लूंगा ना। मुफ्त में बैठकर यहाँ नसीहत मत दिया करो, ठीक है? मैं जाकर भगवान से ही मांग लेता हूँ। हाँ। ये कहकर सुरेश मंदिर के सामने जोर जोर से, हे भगवान, मेरी कार को फ्लाइंग कार बना दो प्लीज। हे भगवान, मेरी सुनो, मैं बहुत कष्ट में हूँ। भगवान, कृपा करो, मेरी मदद करो। भगवान, तुम भी स्वामी जी की तरह मत कहना कुछ। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सुरेश मंदिर में ही सो गया। सुबह उठकर देखता है तो कार सच में फ्लाइंग कार में बदल चुकी थी। उसे 2 पंख लगे हुए थे। ये देख सुरेश स्वामी जी से, स्वामी जी, मेरी कार सच में फ्लाइंग कार में बदल गई है। देखिए, आइए मैं आपको घुमा के लाता हूं। ठीक है, तुम आराम से अपनी कार में घूमना, लेकिन कभी भी लालच मत करना। तुम ऐसे ही हो स्वामी जी, मुझे देखकर जल रहे हो। ठीक है, मैं चलता हूं। सुरेश खुशी खुशी अपनी फ्लाइंग कार लेकर हवा में उड़ते हुए अपने गांव आता है और अपने गांव वालों को उसमें घुमाता है। एक दिन एक आदमी बहुत बीमार था। गांव के सभी लोग उसे कार में अस्पताल ले जाने को कहते हैं। सुरेश, ये कोई एम्बुलेंस नहीं है।
अगर वो मेरी कार में मर गया तो? ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। वो हवा में उड़ ही रहा था कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सुरेश की कार सीधे नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरते गिरते उसकी कार एक पेड़ में फंस जाती है और सुरेश उल्टा लटकने लगता है। तभी वहां एक बाघ पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसे देखकर सुरेश डर जाता है। अगर वो पेड़ से नीचे गिरा तो वो सीधे बाघ का भोजन बन जाएगा। ये सोचकर वो बहुत डर जाता है। इतने में बाघ वहां से चला जाता है। तभी सुरेश एक लंबी सांस लेकर पेड़ से नीचे उतरकर घर जाता है और हमेशा की तरह मेहनत से काम करके अपना जीवन गुजारता है। हमें लालच और घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब